सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। हम लोग बात कर रहे थे इंडेक्स प्रॉपर्टीज की, और अगर एक क्विक रिव्यू लें तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज को मैंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती थी? वो प्रॉपर्टीज जिनके बेस पे मैं अपनी सॉइल को क्लासिफाई कर सकता हूं अलग अलग कैटेगरी में। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज को मैंने दो अलग अलग तरीकों से नाम दिए थे। पहला था आपका सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज और दूसरा आपका था सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। तो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज जो हमने देखी थी इंडेक्स प्रॉपर्टी में, जो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज वाला क्लासिफिकेशन था, इस सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज में हमने देखा था शेप एंड साइज की बात की थी, और दूसरा आपकी रहती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हालांकि स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने आपको यहां इंडेक्स प्रॉपर्टी में तो नहीं समझाया था, बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। शेप एंड साइज के बारे में जरूर हमने डिटेल में बात की थी, और शेप एंड साइज का एनालिसिस के लिए हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस देखा था। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, और ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस था, ये दो स्टेप में मैंने परफॉर्म किया था। द फर्स्ट स्टेप was the sieve analysis and the second step was the sedimentation analysis। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो ये बात हुई थी मेरे इंडेक्स प्रॉपर्टी का पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज के बारे में बातें। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज द सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी का मतलब था एक सिंगल पार्टिकल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हमने देखी थी। तो एक सिंगल पार्टिकल का शेप एंड साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह वगैरह सारी बातें हमने यहां पर देखी थी। दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है दैट इज द सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, जो आज हमको इस लेक्चर में यहां पर देखना है। तो सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, उसी की आज का लेक्चर हमारा इन्हीं चीजों के साथ रिलेट होगा। तो हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है दैट इज soil aggregate property, which is nothing but it is a part of our discussion, that is the index properties of the soil। ठीक है, तो भाई ये soil aggregate क्या है? ये aggregate का मतलब ये मत समझ लीजिएगा वो aggregate जो आप हाईवे इंजीनियरिंग या बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते थे। soil aggregate का मतलब है soil as a whole material, एक सॉइल जिसके अंदर में सॉलिड पार्टिकल भी है, पानी भी है और एयर भी है, उस सॉइल को मैं सॉइल एग्रीगेट का नाम दे रहा हूं। तो उस इंटायर सॉइल मास की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती हैं जिसके बेस पर हम उस सॉइल को इन फ्यूचर क्लासिफाई करेंगे, तो उन प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में। और ये दोनों बातें जो थी, ये बातें आपकी हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज की, विच वॉज अवर थर्ड चैप्टर। ये तीसरा चैप्टर यही तो था भैया। तो सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज को जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, डेफिनेशंस बहुत सारी आने वाली हैं, फॉर्मूले बहुत सारे आने वाले हैं, तो जरा ध्यान से बने रहिएगा और चीजों को समझिएगा। तो मैंने कहा कि भाई हम बात करने वाले हैं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज की। सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्या क्या बात करने वाले हैं इस सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी में? मैं इसमें एक प्रॉपर्टी तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ कर चुका था। जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज द कंसिस्टेंसी लिमिट्स, जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द थर्ड प्रॉपर्टी इज योर सेंसिटिविटी। इतने बार लिखेंगे हम इस बात को, इतनी बार इस चीज को एक दोहराएंगे कि ये बातें आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जानी चाहिए। सेंसिटिविटी, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है एक्टिविटी, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज थिक्सोट्रॉपी। हालांकि इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज थी, याद करिएगा पिछले लेक्चर्स में मैंने दूसरे कलर की इंक से वो प्रॉपर्टीज के नाम लिखाए थे, दैट इज वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट। ये सारी प्रॉपर्टीज भी सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में आती हैं, और इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके मैं मेरे सॉइल का क्लासिफिकेशन कर सकता था। तो ये रिलेटिव डेंसिटी वाला टर्म तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हमको इस लेक्चर में देखना है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट्स। ये कंसिस्टेंसी लिमिट्स क्या होती हैं, क्यों निकाली जाती हैं,
कैसे निकाली जाती हैं और इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्रैक्टिकल यूज क्या है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में यहां पर फिलहाल में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारा सॉइल मैकेनिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा। और इस सॉइल मैकेनिक्स के फुल कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप Gcentric ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड Gcentric ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इस सॉइल मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स एक अफोर्डेबल कॉस्ट में परचेज भी कर सकते हैं। चलिए कंसिस्टेंसी लिमिट्स को समझते हैं क्या होता है। तो आज का मेरा डिस्कशन का पार्ट, इस लेक्चर में जो डिस्कशन का पार्ट है दैट इज द कंसिस्टेंसी लिमिट्स। छोटी छोटी बहुत सारी बातें आएंगी बेटा यहां पर, तो उन छोटी छोटी बातों को जरा ध्यान से देखते चलिएगा। इस कंसिस्टेंसी लिमिट का एक और नाम होता है दैट इज एटरबर्ग्स लिमिट। एटरबर्ग्स लिमिट। ये एटरबर्ग क्या है? एटरबर्ग कुछ है नहीं, एटरबर्ग उस इंसान का नाम था जिसने इस कंसिस्टेंसी लिमिट्स के बारे में बात की थी, इसलिए उनके नाम को सम्मान देने के लिए कंसिस्टेंसी लिमिट्स का नाम कहीं कहीं पे एटरबर्ग लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह कि भैया ये है क्या, ये कंसिस्टेंसी लिमिट नाम की जो चीज है ये होती क्या है? तो इसके बारे में एक सिंपल सी बात मैं आपसे बताऊंगा, और याद रखिएगा बहुत ही सिंपल सी बात है कि कंसिस्टेंसी लिमिट्स कुछ और नहीं है, ये आपके सॉइल का वाटर कंटेंट ही है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मैं 3 अलग अलग कंडीशंस की बात करूंगा आगे अपने लेक्चर में, लेकिन अभी फिलहाल में अगर मैं कंसिस्टेंसी लिमिट्स को डिफाइन करना चाहूं तो कंसिस्टेंसी लिमिट्स आर नथिंग बट दे आर सिंपली दी वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो चलिए जरा इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि भाई कभी भूले भटके कभी कोई आपसे किसी इंटरव्यू में, किसी वाइवा में अगर आपसे पूछ ले कि भैया कंसिस्टेंसी लिमिट्स होती क्या है, तो आप सिंपल सा बोलना इट इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, इट इज द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है यही तो पढ़ना है हमको यहां पे, क्योंकि वाटर कंटेंट का क्या मतलब होता है ये तो हमको पता है। यहां पर हम कंसिस्टेंसी लिमिट डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशंस क्या बनने वाली है, यही से हमारा कंसेप्ट आएगा कंसिस्टेंसी लिमिट्स का। तो वाटर कंटेंट क्या होता है भैया, ये तो हमको मालूम है, आप सभी को मालूम होगा क्योंकि अब इतने बार पढ़ चुके हैं आप इस वाटर कंटेंट नाम की चीज को। इट इज नथिंग बट इट इज द वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। ये वाटर कंटेंट होता है। कौन कौन सी कंडीशंस में हमको ये सॉइल का वाटर कंटेंट कैलकुलेट करना है, यही हमको कंसिस्टेंसी लिमिट्स तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। चलिए, तो कंसिस्टेंसी लिमिट्स क्या है ये तो हमको समझ में आ गया। अब कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि ये जब मैं अलग अलग कंडीशंस डिफाइन करूंगा, ये जो डिफरेंट कंडीशंस लिख रखा है ना, जब ये अलग अलग कंडीशंस में आपको डिफाइन करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको कंसिस्टेंसी लिमिट्स का मतलब समझ में आने लगेगा कि होता क्या है। आपने पढ़ा होगा नो डाउट, अगर सॉइल मैकेनिक्स आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपने लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट नाम की कोई चीज कभी ना कभी पढ़ी तो होगी। चलिए पढ़ी भी नहीं होगी, सुनी तो एटलीस्ट होगी ना, कि लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल, प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल, श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल, यही होती है कंसिस्टेंसी लिमिट्स। समझते हैं जरा इनके बारे में क्या होती हैं। तो डेफिनेशन, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि कंसिस्टेंसी लिमिट्स की डेफिनेशन क्या है। आगे देखते हैं, एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी के बेस पे कंसिस्टेंसी लिमिट्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक सॉइल सैंपल है, मैं उसको फेज डायग्राम में दिखा रहा हूं सो दैट आपको चीजें समझ में आए। ये मेरी एक सॉइल है जिसके अंदर में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं और एयर है, सिर्फ ये 2 चीजें मौजूद हैं। तो आप आज की डेट में इस स्थिति में तो है एटलीस्ट कि इस सॉइल का नाम बता पाए ये क्या सॉइल है। मन में जवाब जरूर दीजिएगा मेरे सवाल का कि ये सॉइल कैसी है। क्या मैं बोल सकता हूं इट इज अ ड्राई सॉइल, इट इज अ ड्राई सॉइल। इस ड्राई सॉइल का वॉल्यूम सपोज करिए, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, V है, जिसमें से एयर का वॉल्यूम मैं मान लेता हूं VA है एंड सॉलिड्स का वॉल्यूम VS है। सॉइल आपकी ड्राई कंडीशन में थी, ठीक है। इस सॉइल में मैंने पानी डाला,
इस सॉइल में मैंने पानी डाला, तो एक चीज याद करिए, एक चीज समझिएगा, बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूं कि मेरी सॉइल के अंदर में जनरली 3 चीजें मिला करती हैं, 3 चीजों के मिलने की संभावना होती है। सॉलिड्स जो कि हमेशा रहेंगे सॉइल के अंदर में, वाटर और एयर, ये दोनों भी हो सकते हैं, या वाटर एयर में से कोई सी एक चीज भी हो सकती है आपकी सॉइल के अंदर में। जैसे इस कंडीशन में सॉलिड्स तो है ही, सॉलिड्स के साथ हवा मौजूद है इस सॉइल में। अगर मैं सॉलिड, वाटर और एयर की बात कर रहा हूं, तो इन तीनों में सबसे कमजोर चीज कौन सी है? खुद से जवाब दीजिएगा जरा मन में। आपकी जो सॉइल है जिसके अंदर में सॉलिड्स, वाटर और एयर मिलता है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सबसे कमजोर चीज क्या है, तो अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा शायद मन में, तो आंसर जरूर यही रहा होगा कि सर सबसे कमजोर चीज हवा होती है। ठीक है, और जहां तक हम जानते हैं इस दुनिया में जो सबसे कमजोर चीज होती है, सबसे पहले उसे ही हटाया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इस चीज को देख सकते हैं। आपका 10 लोगों का ग्रुप है, मान लीजिए स्टूडेंट्स का, दोस्तों का, उसमें जो सबसे कमजोर होगा, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे लड़ाई झगड़े में कमजोरी की बात हो, जो सबसे कमजोर होगा सबसे पहले उसको हटा दिया जाता है। तो अगर मैं इस सॉइल की बात करूं जिसके अंदर में सॉलिड्स, वाटर एंड एयर है, तो मैं बट ऑब्वियस सी बात है, बिना किसी डाउट के कह सकता हूं कि एयर सबसे कमजोर कड़ी है इस सॉइल के अंदर की। जब मैंने इस सॉइल के अंदर में पानी डाला, तो पानी क्या करेगा? पानी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा इस सॉइल के अंदर में, और जब वो पानी इस सॉइल के अंदर में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले वो इस सॉइल के अंदर की सबसे कमजोर चीज को हटा देगा। एंड सबसे कमजोर चीज कौन सी है? एयर है। तो जैसे ही मैंने पानी ऐड किया इस सॉइल में, जैसे ही मैंने इस सॉइल के अंदर में पानी ऐड किया, आई हैव एडेड सम वाटर इन दिस सॉइल, मैंने इस सॉइल के अंदर में कुछ पानी ऐड किया। चलिए एक काम और कर लेते हैं, इसको मैं VA ना लिख के इसको मैं VV लिख दूं, क्या ही दिक्कत है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिख सकते हैं। मैंने इसके अंदर में पानी ऐड किया। अब पानी ऐड करने के बाद क्या होगा? पानी सबसे पहले इस सॉइल के अंदर की सबसे कमजोर चीज को हटाने की कोशिश करेगा। तो भैया सॉलिड्स तो नहीं रिप्लेस हो रहे, सॉलिड्स तो अभी जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। हां, ये जो एयर थी, इस एयर का प्रोपोर्शन जरूर थोड़ा सा कम हो जाएगा अब, और यहां पर आ जाएगा अब आपका पानी, क्योंकि पानी ने सबसे कमजोर चीज को हटाया। लेकिन अभी याद रखिएगा एक बात, जो बात आपको समझने की है, सॉलिड्स के वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं आया, और वॉइड्स के वॉल्यूम में भी कोई फर्क नहीं आएगा। यही चीज समझनी है बस। यहां पर वॉइड्स के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा अभी। क्यों नहीं आएगा भैया? क्यों नहीं आएगा फर्क? यहां पर देखिए जरा, पहली कंडीशन, ये मेरी सॉइल की पहली कंडीशन है, सपोज करिए। यहां पर इस पहली कंडीशन में अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात करूं, तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर है, क्योंकि अभी फिलहाल में इस सॉइल के अंदर में सिर्फ एयर मौजूद थी वॉइड्स में। जब मैंने इसके अंदर में पानी डाला, तो पानी ने इस एयर को रिप्लेस कर दिया। थोड़ी सी हवा बाहर निकलेगी, जितनी हवा बाहर निकलेगी उतना पानी अंदर आ जाएगा। तो वॉइड्स के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आया अभी तक। वॉइड्स का वॉल्यूम अभी भी वही है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उन 20 स्टूडेंट्स में 5 स्टूडेंट बाहर गए, किसी भी कारण से 5 स्टूडेंट क्लास से बाहर चले गए, और नए 5 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ गए। टोटल 20 थे, जिसमें से 5 बाहर गए और 5 नए स्टूडेंट्स अंदर आ गए। क्या क्लास की ओवरऑल स्ट्रेंथ में कोई चेंज आया? आप बोलोगे सर क्लास की ओवरऑल स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं आया। सेम बात यहां पर है, जितनी हवा बाहर निकली थी उतना पानी अंदर आ गया है। यहां पर जो सॉइल मिली मुझे, अब इस सॉइल का नाम बताइए क्या होगा? मन में हर चीज का जवाब देना है आपको। इस सॉइल का नाम होगा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्लियर है बात? ये ध्यान से समझना है एक एक बात। फिर हमने क्या किया, इस सॉइल के अंदर में थोड़ा सा और पानी डाला। इस सॉइल के अंदर में थोड़ा सा और पानी ऐड किया, और जब ये पानी मैंने ऐड किया, तो मैंने देखा कि भैया इस पानी के एडिशन के कारण इस सॉइल के अंदर की सारी हवा जो है वो अब रिप्लेस हो चुकी है
पानी से। यहां पर पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन में वॉइड्स में सिर्फ हवा थी, थोड़ा सा पानी डाला तो पानी ने एयर को रिप्लेस किया और अपनी जगह बनानी चाहिए, बना भी ली। और पानी ऐड किया तो इस पानी ने पूरी की पूरी हवा को रिप्लेस कर दिया और पूरी जगह पे पानी आ गया। जितनी वॉल्यूम में एयर थी उतने वॉल्यूम में अब पानी आ चुका है। समझिएगा, क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे ना आपके, वो 20 के 20 स्टूडेंट बाहर चले गए हैं और नए 20 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ गए हैं। क्या क्लास की स्ट्रेंथ में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो यहां पर भी जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपको मिलेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो यहां पर भी याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। एंड सॉइल कैसी आ गई है भैया? फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में आपकी सॉइल आ चुकी है। आई होप कि यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकला? सॉइल जब आपकी ड्राई थी से लेकर जब आपकी सॉइल फुल्ली सैचुरेट हुई है तब तक वॉइड्स के वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि भैया जहां जितनी जगह में एयर थी उतनी ही जगह में तो पानी आया है। पानी ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ी ली है अभी सॉइल के अंदर में। अभी तो पानी क्या कर रहा है, इस सॉइल के अंदर की सबसे कमजोर चीज को, हवा को रिप्लेस करता जा रहा है और अपनी जगह बनाता जा रहा है। तो ये स्टेज नंबर 1 थी मेरी सॉइल की, ये स्टेज नंबर 2 है मेरी सॉइल की, और ये स्टेज नंबर 3 है मेरी सॉइल की। और इन 3 स्टेज से मैं एक बात बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि यहां स्टेज 1 से स्टेज 2, 3 तक देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। वॉइड्स के वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो सॉइल के ओवरऑल वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होगा। याद करिएगा ये बात, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वीवी प्लस वीएस हुआ करता था। तो भैया वीएस तो हमेशा के लिए कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ओवरऑल वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट बना रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एक बात ये तय हो गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ड्राई कंडीशन से लेके फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन तक सॉइल के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? उसका रीजन अब आप जान चुके होंगे। आप खुद से इसका रिप्लाई करेंगे जब ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो पढ़ते पढ़ते आपको खुद से रिप्लाई भी करना है इस बात का कि सर टोटल ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जितनी स्पेस में एयर थी पानी ने उतनी ही स्पेस तो ऑक्यूपाई करी है। हवा को निकालता जा रहा है और पानी अपनी जगह बनाता जा रहा है। तो जरा देखेंगे, यहां पर सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है क्योंकि सॉइल में पानी ही नहीं था। यहां पे सेकेंड स्टेज में सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन 1 है और स्टेज नंबर 3 पर सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 हो गया है। S इज इक्वल टू 0 से लेके S इज इक्वल टू 1 तक पहुंचने में सॉइल के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया है। लेकिन अब इसके बाद अगर मैंने और पानी डालना चालू रखा तो अब सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि अभी तक तो पानी ने सिर्फ वही स्पेस ऑक्यूपाई करी थी जिसमें हवा थी। लेकिन अगर इस स्टेज नंबर 3 के बाद भी मैं इस सॉइल के अंदर में पानी ऐड करना रखना चालू करता हूं, पानी ऐड करता जा रहा हूं, तो भैया पानी ने हवा को तो पूरी तरीके से हटा चुका है। अब पानी को, एक्स्ट्रा पानी को अगर इस सॉइल के अंदर में जगह बनानी है तो वो सॉलिड्स को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। अभी तक तो हवा को ही रिप्लेस कर रहा था, लेकिन अगर इसके बाद भी आपने पानी डालना चालू रखा तो भैया ये पानी को सॉइल के अंदर में जगह तो बनानी पड़ेगी ना। और वो जगह कैसे बनाएगा? इन सॉलिड्स को रिप्लेस करके बनाएगा। तो स्टेज नंबर 4 अगर मैंने और पानी डालना चालू रखा तो अब कहानी क्या होगी? जो मेरी सॉइल थी, इस सॉइल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा भैया, इस सॉइल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ये जवाब क्या होगा इसका? भैया ये पानी को एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। अब अभी तक तो ये हवा वाली जगह पे आ जा रहा था। क्लास से 5 स्टूडेंट बाहर जा रहे थे, 5 नए स्टूडेंट्स अंदर आ जा रहे थे, 20 के 20 बाहर गए, नए 20 स्टूडेंट आ गए, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो 20 स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास के अंदर बैठे हुए थे वो नहीं हटे,
उनके अलावा 15 नए स्टूडेंट्स आके बैठ गए क्लास के अंदर में, तो ओवरऑल क्लास की स्ट्रेंथ चेंज हुई कि नहीं हुई? जवाब आपका होगा हां सर, क्लास की स्ट्रेंथ चेंज हुई। तो वही तो हो रहा है यहां पर भाई। यहां से यहां में क्या हुआ था, यहां पर क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? 20, उनमें से 5 बाहर गए और 5 नए स्टूडेंट्स अंदर आ गए। ओवरऑल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ। पूरे के पूरे 20 बाहर चले गए और नए 20 स्टूडेंट्स अंदर आ गए, अभी तक भी क्लास की स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आया था। लेकिन जो 20 बाहर गए उनके बजाय 40 स्टूडेंट्स नए क्लास के अंदर में आके बैठ गए, तो बनी बात है क्लास की स्ट्रेंथ अब चेंज हो जाएगी। वही चीज यहां पर दिख रही है। यहां पर सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं यहां पर वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विल इंक्रीज नाउ। कुछ नए रंग से लिखें, थोड़ा तो अलग से दिखेगा। यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल इंक्रीज। आई होप कि ये बातें क्लियर हो रही होंगी बेटा। ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी कि ये कहानी हो क्या रही है। ये स्टेज नंबर 4 थी मेरी। दिस वॉज माई स्टेज नंबर 4। और पानी डालते जाइए, सॉइल का वॉल्यूम अब बढ़ता चालू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा एक बात, एस की वैल्यू 1 से आगे नहीं बढ़ सकती है। एस की वैल्यू 1 से आगे नहीं बढ़ेगी। हां, सॉइल का जो ओवरऑल वॉल्यूम है एंड वॉइड्स का वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज होना चालू हो चुका है और वो इंक्रीज होता जाएगा जब आप पानी ऐड करते जाएंगे। स्टेज नंबर 4 के बाद स्टेज नंबर 5 आएगी, और पानी डालेंगे, सॉइल के अंदर में पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और पानी डालेंगे और क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। इन सबसे होने क्या वाला है? इन सबसे होगा क्या? ये क्यों कर रहे हैं हम? इससे क्या मिल रहा है मुझे? सोचिए सोचिए सोचिए। जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी इस सॉइल के अंदर में, तो पानी क्या करता है? पानी के अंदर में एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। पानी फ्लो करता है। क्यों करता है? वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है हमने। तो ये पानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस सॉइल के अंदर में, ये इस सॉइल के अंदर में फ्लो का प्रॉपर्टी, फ्लो का बिहेवियर इंक्रीज करता जाएगा। सॉइल के फ्लो करने की क्षमता बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इस सॉइल के अंदर में पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आप। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज 1 से स्टेज 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी स्टेज 1 से स्टेज 3 तक पहुंचने में सिर्फ वही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, सिर्फ वही जगह ऑक्यूपाई कर रहा था जहां पर एयर थी। लेकिन स्टेज 3 के बाद भी अगर आपने पानी ऐड रखना चालू किया तो कहीं ना कहीं यह पानी अब सॉलिड पार्टिकल्स को दूर करेगा और अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। पानी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो यह पानी सॉइल के अंदर में अपनी खुद की प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करना चालू करेगा। और पानी की प्रॉपर्टी क्या होती है? पानी की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना। तो ये सॉइल के अंदर में जैसे जैसे आप पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, ये सॉइल को फ्लो कराने पे, सॉइल को बहाने में, फ्लो कराने के लिए मजबूर करेगा। अब अगर सॉइल फ्लो करना चालू कर चुकी है तो कहीं ना कहीं इस सॉइल के अंदर में एक लिक्विड वाला बिहेवियर, एक फ्लूइड वाला बिहेवियर जनरेट हो चुका होगा और यहीं से कहानी चालू होगी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट के बारे में। तो आई होप कि ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका कंसिस्टेंसी लिमिट्स का, वो आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि व्हाट एक्चुअली इज द कंसेप्ट बिहाइंड कंसिस्टेंसी लिमिट्स। इसके आगे अभी कंसिस्टेंसी लिमिट्स के बारे में काफी सारी बातें हमको और जाननी है, जैसे लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे कंटिन्यू करके, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, एक बैकग्राउंड आपको समझा दिया है, अब इसी बैकग्राउंड को का सहारा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट्स में और लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।